Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Shaheen and in this particular lecture video, we are going to discuss another part of human resource management. तो इससे previously हम लोगों ने काफी सारे parts को discuss कर लिया है human resource management के. तो आज जो start करने वाले हैं that is जहाँ पे हमें ये सीखना पड़ेगा human resource जब एज ए ह्यूमन काम करा जाता है तो वहां पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं और उन कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व किया जाता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या प्रोसेस होती है और अगर कुछ स्ट्राइक्स या यूनियन फॉर्म होते हैं तो उसको उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया जा सकता है. तो ये ही इसका दूसरा नाम आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग आता है. नाउ कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है? कलेक्टिव वर्ड का मतलब होता है ग्रुप और बार्गेनिंग का मतलब है नेगोशिएशन. जब कभी कॉन्फ्लिक्ट आता है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स, आते ही हैं, चाहे वो वेजेस सैलरी को लेकर के हो, चाहे वो वर्किंग आवर्स को लेकर के हो, चाहे वो वर्किंग कंडीशन को लेकर के हो, आप कॉन्फ्लिक्ट्स डे टू डे लाइफ में देखते रहते हो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी के अंदर. ठीक है, अब इन कॉन्फ्लिक्ट्स को, इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाता है और कोशिश की जाती है कि वो स्ट्राइक्स या यूनियन फॉर्मेशन ना हो. तो कभी कभी कलेक्टिव बार्गेनिंग को इलीगल भी कंसिडर किया जाता है. चलो डिस्कस करते हैं कुछ पॉइंट्स कलेक्टिव बार्गेनिंग के. नाउ द टर्म कलेक्टिव बार्गेनिंग रेफर्स टू जहां पे नेगोशिएशन होता है एम्प्लॉयमेंट टर्म्स का बिटवीन एम्प्लॉयर एंड अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स. एक तरफ ग्रुप ऑफ वर्कर्स है, एक तरफ एम्प्लॉयर है और इनमें कुछ चीजों को लेके कॉन्फ्लिक्ट है तो उनको सॉल्व करने की या उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है. नाउ एम्प्लॉय आर नॉर्मली रिप्रेजेंटेड बाय अ लेबर यूनियन. एम्प्लॉयज एक लेबर यूनियन होता है, उनके थ्रू एक रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट होता है और उसके थ्रू अपनी बात को रखा जाता है ड्यूरिंग कलेक्टिव बार्गेनिंग के दौरान. ठीक है, नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग. कलेक्टिव बार्गेनिंग क्यों की जाती है? क्योंकि कहीं ना कहीं काम में स्टॉपेज ना आए, क्योंकि अगर स्ट्राइक्स होंगी, लोग मतलब अगर उस पे बैठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं काम में रुकावट आएगी और एक दिन के काम की रुकावट या 1 आवर के काम की रुकावट ऑर्गेनाइजेशन बियर नहीं करना चाहती. तो वो सोचती है कि कहीं ना कहीं हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसी कोई स्ट्राइक्स या यूनियन फॉर्मेशन ना हो और एम्प्लॉयर्स जो वर्कर्स हैं उनको खुश कर पाए. Now, the main objective of collective bargaining is for both the parties. अब दोनों पार्टीज कौन कौन हो गई? एक तरफ वर्कर्स हो गए, एक तरफ एम्प्लॉयर्स हो गए. The employees representative and the employer to come and to an agreement. एक एग्रीमेंट पे आते हैं जहां पे कुछ ऑफर, कुछ काउंटर ऑफर्स दिए जाते हैं कि आप ऐसा कर सकते हो. उसके बदले में जो लेबर यूनियन का एम्प्लॉय होता है वो कहता है नहीं नहीं, पूरी तरीके से हम ऐसी बात पे सहमत नहीं है, हम यहाँ तक रिलाय कर सकते हैं, हम इतने वर्किंग आवर्स कर सकते हैं, इतने वर्किंग आवर्स के बाद हमें ओवर टाइम या और भी कुछ डिफरेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जानी चाहिए. तो आप ऑफर या काउंटर ऑफर करोगे जिसको कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट बोला जाता है. अब ये एग्रीमेंट क्या होता है? जो दोनों पक्षों के बीच में किया जाता है और यहाँ पे आपसी सहमति भी होती है जिसके अंदर दैट इंक्लूड एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है, टर्म्स है, कुछ फायदे भी हैं दोनों पार्टीज के कुछ बेनिफिट्स होंगे. तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था कि कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या इलीगल होती है? तो कलेक्टिव बार्गेनिंग इज नॉट इलीगल. ठीक है, मैंने बोला था ना कहीं कहीं ये इलीगल भी मानी जाती है और कहीं कहीं ये इलीगल नहीं है. कलेक्टिव बार्गेनिंग की एक तरीके से कोशिश यही होती है कि लेबर यूनियन या ये स्ट्राइक वगैरह ना की जाए. अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय के पास ये हक है कि वो यूनियन बना सकता है एंड अपने इंटरेस्ट के हिसाब से
क्या कर सकता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकता है। तो अगर मैं इलीगल वर्ड की बात करूं तो यहाँ पे तीन चीजें आती है। एक तरफ तो ये बोलते हैं कि ये पूरा लीगल है, जहां वॉलेंटरी आ जाता है। एक तरफ कहते हैं कि ये लीगल नहीं है, प्रॉपर इलीगल है, और एक तरफ प्रॉब्लम होती है लीगल और इलीगल के बीच में। Now, as such, union leaders charge करते हैं with the task of negotiation, employment terms with the employer and administrative them through employment contracts. Now, collective bargaining के steps की बात करूं तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे ये इश्यूज कि ऐसा हो क्यों रहा है। अगर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहे हैं तो वाई का क्वेश्चन मार्क पूछा जाता है। दिस में इंक्लूड अ लिस्ट ऑफ ग्रीवेंस सच एज एब्यूजिव मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस या लो सैलरी। अब आप एक तरीके से ये देख सकते हो कि आप बुरी तरीके से काम करवाना, प्रेशराइज करके काम करवाना, सैलरी वगैरह एम्प्लॉय को टाइम पे ना देना, तो ये भी एक रीजन होता है जो प्रॉब्लम का रीजन होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज नेगोशिएटिंग। नेगोशिएटिंग का मतलब दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो रहा है। द यूनियन विल हायर अ टीम ऑफ प्रोफेशनल नेगोशिएटर टू रीच एन एग्रीमेंट। अब यूनियन चाहते हैं कि बातचीत से पूरा एग्रीमेंट हो जाए विद द एम्प्लॉयर और जो लेबर यूनियन है या यूनियन है आप बोल सकते हो, जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ये चाहता है कि जो भी सॉल्यूशन निकले दैट विल बी इन एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट के तहत हो, ताकि कल कौन बातों से मुकरा ना जा सके। The employer will also hire negotiator and 2 teams. अब employer क्या करेगा, वो अपने negotiator को hire करेगा, 2 teams बन जाएंगी, 2 teams will continue to meet. वो आपस में बातचीत करेंगे जब तक एक संतुष्ट रिजल्ट नहीं निकल पाता, क्योंकि एक तो नेगोशिएटर आपका यूनियन की तरफ से हो रहा है, एक नेगोशिएटर आपका कहाँ की तरफ से हो रहा है, एम्प्लॉयर की तरफ से। तो दोनों नेगोशिएटर अपनी बातचीत रख रहे हैं, अपनी स्टेटमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, और जब एक कंक्लूजन, एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आ जाएगा तो वो अपने एग्रीमेंट पे आ जाएंगे। उसके बाद अगर एग्रीमेंट बन जाता है, सपोज पहले हमने क्या किया, बातचीत करी, बातचीत के थ्रू एग्रीमेंट पे आ गए। वंस एन एग्रीमेंट, एक बार एक एग्रीमेंट पहुंच जाता है, दोनों नेगोशिएटर अपने एग्रीमेंट को रखते हैं। एट दिस टाइम एनी लास्ट मिनट इश्यूज विल बी रेज्ड एज द डिटेल आर हैमर्ड आउट। तो लास्ट मिनट कोई भी इशू रेज नहीं किया जाएगा, नहीं तो सारा का सारा जो भी डिबेट का इशू है वो दोबारा से अराइज हो जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो सारे मैटर को दोबारा से रीड आउट किया जाता है। अब एग्रीमेंट में कुछ ऐसे ऑफर्स या काउंटर ऑफर्स होते हैं जहां पे वर्कर्स को लगता है कि हम एक नेगेटिव पॉइंट पे चले गए, या एम्प्लॉयज को लगता है, एक तरफ वर्कर होगा एक तरफ एम्प्लॉयर हो गए, तो वर्कर्स को लगता है कि हम एक तरीके से नेगेटिव पॉइंट पे चले गए, और एक तरफ एम्प्लॉयर को लगता है हम, लेकिन दोनों की ही एक कंक्लूजन निकाली जाती है। एग्रीमेंट को सबमिट किया जाता है यूनियन मेंबर को, हु विल हैव द अपॉर्चुनिटीज, जिनके पास एक मौका होता है कि वो वोट कर सके या फेवर में या उसके अगेंस्ट में नए कॉन्ट्रैक्ट के। कौन करेगा, यूनियन मेंबर्स। एक पॉइंट निकला दोनों लोगों की डिस्कशन के बाद। अब क्योंकि यूनियन मेंबर एन नंबर ऑफ मेंबर्स है तो वो डिसाइड करेंगे कि क्या कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए नहीं। उसके बाद जब ये पूरा डिसाइड हो गया तो फिर आप क्या करोगे, एग्रीमेंट को एडमिनिस्ट्रिंग द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बनने के बाद, एग्रीमेंट के फाइनलाइज्ड होने के बाद वर्कर्स एंड शॉप स्टीवर्ड विल कंटिन्यू, वो आपकी निगरानी करेंगे, देखेंगे, इंश्योर दैट द कंपनी इज अबाइडिंग बाय इट्स ऑब्लिगेशन। ये मेक श्योर करना कि कंपनी सारे के सारे रूल्स रेगुलेशन उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली फॉलो कर रही है कि नहीं, वो भी देखा जाता है एग्रीमेंट बनने के बाद। और जो शॉप स्टीवर्ड्स होते हैं वो निगरानी रखते हैं। ठीक है, अब इसके भी कुछ फायदे और नुकसान है।
जो आप बता रहे हो या जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो, जो आपका क्या है, आपका ये जो भी हमने टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग। इसके भी कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। इसके एडवांटेजेस क्या क्या है अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट जो है दैट इज एम्प्लॉय हैव अ लार्जर वॉइस। एम्प्लॉय की क्या है, एक आवाज होती है, क्योंकि यहाँ पे लेबर यूनियन भले ही एक पर्सन बातचीत कर रहा हो लेकिन उसके पीछे कई सारे लोग होते हैं। इम्प्रूव्स वर्क प्लेस, इससे वर्क प्लेस कंडीशन एम्प्लॉय अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, सेफ महसूस करता है। स्टैब्लिशेस राइट, यहाँ पे एक हक मिलता है, ये मिलता है कि एम्प्लॉय को भी बातचीत करने का, एम्प्लॉय को भी डिस्कशन करने का राइट है, और एक जिम्मेदारी भी मिलती है एम्प्लॉयर को जिम्मेदारी मिलती है और राइट मिलता है एम्प्लॉयज को। और अगर इसके एक नुकसान की बात करूं तो क्योंकि ये एक लेंदी प्रोसेस होती है, यहाँ पे टाइम ज्यादा खर्च होता है, कहीं पे वर्क की स्टॉपेज भी हो सकती है, और कभी कभी जो एग्रीमेंट होता है ये कंपनी के फेवर में नहीं भी होता। ठीक है, कंपनी को काफी सारी चीजों को फेस करना पड़ता है इन एग्रीमेंट को बनने के बाद। तो सबसे पहले ये एक लेंदी प्रोसेस होती है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। यहाँ पे आप हाई कॉस्ट पे आते हो, कम्स एट अ हाई कॉस्ट, और एम्प्लॉयर्स को फोर्स किया जाता है टू नेगोशिएट एंड एक्सेप्ट अनफेवरेबल टर्म्स। जो कभी कभी एम्प्लॉयर को फोर्स किया जाता है कि आपको ये चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, माननी पड़ेंगी। तो ये हमने कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में पढ़ा। कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में आपने मीनिंग को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, इसके स्टेप्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब एक क्वेश्चन है, इसका आंसर कर दो, देन वी विल वाइंड अप द क्लास। व्हाट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग? कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में ये क्वेश्चन है। तो ये होता है क्या है, कंसल्टेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड ऑल एम्प्लॉयज, या डिबेट होती है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, या ये एक नेगोशिएशन है एम्प्लॉयर और ट्रेड यूनियन का, या ये फॉर्म ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा, दैट इज नेगोशिएशन है एक एम्प्लॉयर और एक ट्रेड यूनियन के बीच में। ठीक है, ये एप्रोप्रिएट आंसर है। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है वो एक बहुत मेजर टॉपिक नहीं है, वो एक स्मॉल सा टॉपिक है, इसके अंदर पूछा जाता है, लेकिन इसमें से असर्शन रीजन के क्वेश्चंस अरेंज हो सकते हैं। तो आप लोग इसमें कोई भी लापरवाही नहीं करना, एन नंबर ऑफ एमसीक्यूज वगैरह ट्राई करना। बाकी अगर आप लोगों को कोई डाउट है इस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, या किसी और टाइप के लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो भी आप लोग इन्फॉर्म कर सकते हो। ओके, बाकी आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।